नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित आपके इस अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, गत सेशन में अपने राष्ट्रीय परिदृश्य का अध्ययन कर चुके हैं, अंतरिक्ष संरक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और आज के सेशन में अपने आर्थिक परिदृश्य के बारे में अध्ययन करेंगे कि क्या क्या बिंदु है अपने लिए इम्पोर्टेंट है, अपने अच्छे तरीके से जानकारी अर्जित करेंगे। आइए आज के पहले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने ई वाहन नीति को मंजूरी दी है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो अब लगातार बढ़ रहे हैं, आपने देखते हैं अपने शहरों में कितने ऑटो रिक्शा घूमते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को लगातार क्या दिया है, बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसको लेकर एक नीति मंजूर की गई है। तो किसने किया? तो केंद्र सरकार ने की है। कौन सी? ई वाहन नीति को भी मंजूरी दी है। तो इसकी सूचना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस नीति की सूचना मार्च 2024 में जारी कर भारत में आयातित इलेक्ट्रिक कारों पर टैक्स बेनिफिट्स उठाने के लिए दिशा निर्देश और पात्रता को स्पष्ट किया है। नई नीति की क्या विशेषताएं हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता जो भारत में कम से कम 4150 करोड़ का निवेश करने में और स्थानीय रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण करने के लिए 3 वर्ष की समय सीमा का पालन करने का वादा करता है, उसी ईवी पर आयात कर में कटौती मिलेगी कि कम से कम 4150 करोड़ का निवेश करे और 3 वर्ष समय सीमा तक वह पालन करे। अगर ऐसे ही ये सब जो कंपनी डील करती है उसे क्या किया जाएगा? आयात कर में कटौती मिलेगी भारत में। यह नीति ईवी निर्माता को 1 वर्ष में अधिकतम 8000 इलेक्ट्रिक कारों को भारत में लाने की अनुमति देती है और कोई भी क्या करे, कम से कम अपनी 8000 कारें के 1 वर्ष में अपने भारत में आयात कर सकेगी। ईवी निर्माता को कार बनाने के लिए स्थानीय बाजारों में 35% कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना होगा कि वहाँ से 35% अपने लोकलिटी में भी उनके पार्ट मिल जाए। ऐसा नहीं हो सभी फॉरेन में हो या अदर बहुत दूर दूर तक अपने को उन पार्ट्स को लेकर जाना पड़े, लेकिन 35% जो कंपोनेंट्स है उसका इस्तेमाल स्थानीय स्तर के बाज़ारों में जो मिलते हैं उन्हीं को लेकर करने होंगे। इन निर्माताओं को 5 वर्ष के भीतर घरेलू मूल्यवर्धन का 50% पहुँचना होगा। इस प्रकार दोस्तों कुछ कंडीशन है वो इसमें लागू की गई है। नेक्स्ट है बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन 2022-23 का अंतिम अनुमान जारी। तो दोस्तों जो बागवानी क्षेत्र का उत्पादन है, वो क्षेत्र है वो तो कितना है 28.77, इसका अनुमान बताया गया 2023-24 के लिए, जो पहले था 28.44 और उत्पादन मिलियन टन में होगा वो कितना बताया 355.25 मिलियन टन उत्पादन होगा बागवानी से, ऐसा बताया गया। तो ये 2 आंकड़े आपको ध्यान में रखने हैं। और दोस्तों इससे अपने कोई हुरन की ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 इसका 13वां संस्करण है। हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट है क्या दोस्तों? आइए इसके बारे में अपनी जानकारी अर्जित करते हैं। हुरन रिपोर्ट की हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट में विश्व के अरबपतियों की रैंकिंग होती है। संपत्ति की गणना 15 फरवरी 2024 को की। इसमें क्या किया जाता है? अरबपतियों की गणना की जाती है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु में इस वर्ष दुनिया में 167 अरबपति जुड़े हैं तथा अरबपतियों की कुल संख्या 3279 हो गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 109 अरबपतियों वर्दियों के साथ अब कितनी हो गई है? 800 अरबपति कहाँ के? संयुक्त राज्य अमेरिका के। चीन में क्या हुआ? 155 अरबपति कम हुए हैं, किंतु 814 अरबपतियों के साथ यह अब भी विश्व में शीर्ष स्थान पर है। वहीं अमेरिका अरबपतियों के मामले में दूसरे स्थान पर है। भारत 271 अरबपतियों के साथ विश्व में तीसरे स्थान पर है। अरबपतियों की संख्या 84 की वृद्धि हुई है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरी सबसे ऊंची वृद्धि है। तो अपने भारत में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अगर टॉप 10 में रखें तो अपने मुकेश अंबानी जी हैं जो कितवें स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। और जो पहले स्थान पर है वो कौन है? एलन मस्क है, अमेरिका के टेस्ला के जो है मुखिया है। भारत की स्थिति, मुंबई पहली बार बीजिंग को पीछे छोड़ते हुए एशिया की अरबपति राजधानी बन गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है। मुंबई पहली बार बीजिंग को पीछे छोड़ते हुए एशिया की अरबपति राजधानी बनी गई है, विश्व के शीर्ष 3 में शामिल हो गई है। ताज़ा सूची के अनुसार मुंबई में 92 अरबपति है। दोस्तों कितने अरबपति है? 92 अरबपति है, जबकि बीजिंग में कितने हैं? 91 अरबपति है। कितने अरबपति है? तो बीजिंग में कितने? 91 अरबपति है और मुंबई में 92 अरबपति है। मुंबई में 27 नए अरबपति जुड़े हैं। कितने दोस्तों?
तो 27 नए अरबपति जुड़े हैं, जबकि बीजिंग में यह संख्या 6 है। तो इस प्रकार अपने लिए प्रश्न पूछा जाएगा कि बीजिंग को पीछे छोड़ते हुए एशिया की अरबपति राजधानी कौन बन गई है, तो वह मुंबई बन गई है। तो भारत में अरबपतियों की संख्या कितनी हो चुकी है, तो 271 अरबपतियों की संख्या हो चुकी है। भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग इकाई का परिचालन शुरू किया गया है। भारत की सबसे बड़ी ऑयल पाम विकास कंपनियों में से एक 3F ऑयल पाम ने अरुणाचल प्रदेश में देश की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई में वाणिज्यिक परिचालन 16 मार्च 2024 को शुरू किया है। भारत सरकार ने अगस्त 2021 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम लॉन्च किया था, और इसकी जो इकाई ऑयल पाम इकाई है वो कहाँ पर शुरू की है, अरुणाचल प्रदेश में शुरू की है। ये अपने को ध्यान में रखना है। दोस्तों अमूल को सभी जानते हैं। अमूल करेगा अमेरिका में फ्रेश मिल्क लॉन्च। कहाँ पर दोस्तों, अमेरिका में। भारतीय मूल और एशियाई आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से अमूल दूध पहली बार भारत के बाहर अमेरिका में भी मिलेगा। इस क्रम में गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ GCMF अमेरिकी बाजार में दूध की 4 किस्मों की पेश करेगा। प्रारंभिक लॉन्च की योजना के तहत अमूल ताज़ा, अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति, अमूल सिलम एंड ट्रेन जैसे दूध ब्रांडों को लॉन्च करेगा। इस प्रकार 4 ब्रांड लॉन्च करेगा अमेरिका में, अमूल ताज़ा, अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति और अमूल स्लिम। इस प्रकार यह 4 लॉन्च करने वाला है। प्रधानमंत्री ने रखी दिव्यांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की आधारशिला। तो ये दोस्तों अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क कर सकते हैं। 2880 मेगावाट की है बहुउद्देशीय परियोजना दिव्यांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की आधारशिला 9 मार्च 2024 को रखिए। कब रखिए दोस्तों, 9 मार्च 2024 को मुनली गांव के समीप। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के मुनली गांव के समीप। और यह 31,875 करोड़ की लागत से दिव्यांग परियोजना पर बनने वाला बांध देश का सबसे ऊंचा बांध होगा। ये अपने लिए विशेष है, इसे आप जरूर याद रखिएगा और नोटबुक में ऊपर ही ऊपर नोट कर लीजिएगा। यह अपने लिए इंपॉर्टेंस रखने वाला है। और दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने देश में गेल की पहली लघु स्तरीय LNG इकाई का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश में गेल की पहली लघु स्तरीय LNG यूनिट 5 मार्च 2024 को देश को समर्पित की है। भारत की पहली लघु LNG इकाई की स्थापना गेल द्वारा विजयपुर LPG संयंत्र में की गई है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों गेवरा खदान। गेवरा खदान है वो क्यों पॉपुलर है, क्यों चर्चा में है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की गेवरा खदान शीघ्र ही एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने वाली है। एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान कौन सी बनने वाली है, तो गेवरा खदान। कौन सी खदान दोस्तों, गेवरा खदान। इस कारण यह क्या है, चर्चा में। गेवरा खदान वर्तमान में देश की सबसे बड़ी कोयला खान है, जिसका वार्षिक उत्पादन 5.25 करोड़ टन पहुंच गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। गेवरा खदान है कहाँ, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए गेवरा खदान कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। सिंधी उर्वरक संयंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में स्थित हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड सिंधी उर्वरक संयंत्र 1 मार्च 2024 को राष्ट्र को समर्पित किया है। लगभग 8900 करोड़ की लागत से विकसित इस उर्वरक संयंत्र ने देश में प्रति वर्ष 12.7 LMT स्वदेशी यूरिया उत्पादन बढ़ेगा। उल्लेखनीय है कि गोरखपुर और रामागुंडम के उन उर्वरक संयंत्रों के पुनर्द्वार के बाद देश में पुनर्द्वार होने वाला तीसरा उर्वरक संयंत्र है, जिसे क्रमशः 2021 में और 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। T+0 सेटलमेंट। दोस्तों ये सेबी है जो स्टॉक एक्सचेंज को लेकर जो गठित किया गया है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 28 मार्च 2024 को स्टॉक मार्केट में ऑप्शनल बेसिस पर T+0 सेटलमेंट लागू किया गया है। इससे पहले 25 शेयरों पर लागू किया जा रहा था, जिसमें सेम डे सेटलमेंट लागू हो रहा है। कि क्या किया जाएगा, T+0 सेटलमेंट सिस्टम द्वारा निवेशकों के अकाउंट पर शेयर बेचने वाले दिन ही पैसा आ जाएगा, जिसका उपयोग वह किसी समय अपने काम में कर सकते हैं। अर्थात शेयर खरीदने में उसी दिन शेयर डिमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यानी शेयर अपने खरीदते हैं और बेचने वाले पहले कुछ दिनों बाद आता था, तो अब क्या है, अब जिस दिन अपने शेयर बेचेंगे उस दिन क्या आ जाएगा, अपने अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये था अपने बड़ा है
आज आर्थिक परिदृश्य के बारे में। तो कौन कौन से अपने लिए इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ एक बार। स्टेनलेस स्टील भारत के लिए पहले हरित हाइड्रोजन का उद्घाटन किया गया, इसके बारे में अपन को जानकारी जुटानी है। और दिव्यांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना, इसके बारे में अपन को ध्यान रखना है। अमूल 4 ब्रांड जो लॉन्च करने जा रहा है उसके बारे में अपन ध्यान रखेंगे। और भारत की पहली ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई कहाँ पर शुरू की गई है, तो अरुणाचल प्रदेश में, ये इतना ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इसमें कुछ खास है नहीं, अपने से यूँ पूछा जाए जैसे ई वाहन नीति कब लॉन्च की गई, तो ई वाहन नीति मार्च 2024 में लॉन्च की गई। तो ये था दोस्तों आर्थिक परिदृश्य जिसके बारे में अपन ने जाना है। नेक्स्ट मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा प्रादेशिक परिदृश्य को लेकर और इसी के साथ आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।